एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाक़या हुआ मेरी ज़िंदगी में, वो 9th स्टैंडर्ड में हुआ कि मैं एक्चुअली फ़ेल कर गया। मैं 4th स्टैंडर्ड के बाद से हमेशा फ़ेल करने की कगार पे ज़रूर होता था, मगर फ़ेल नहीं किया था। यहाँ क्या हुआ कि मुझे साल रिपीट करना पड़ा। 9th का साल मैंने रिपीट किया, तो उसकी जो ज़िल्लत का एहसास हुआ ना, उसने मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। और उसकी वजह से मैं मतलब शर्मिंदा इतना हुआ कि मेरा दिमाग जो बंद था उसके पहले वो खुल गया, और मैं एक्चुअली देखने लगा कि क्या है इस किताब में जो मुझे नहीं समझ में आता। उसके पहले सारे स्टूडेंट्स की तरह मैं बैठता था और लोग बोलते थे, टीचर्स, और मैं नॉड करता था, यस मिस, प्रेजेंट मिस, बट कुछ दिमाग में नहीं जाता था। तो दिमाग का इस्तेमाल समझ लीजिए कि एक झटके के बाद शुरू हुआ। तो मेरे ख्याल से एक तरह से ना वो एक जहन खुला, फिर सारी चीज़ों की तरफ देखने लगा, मैं खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगा। फिर आई थिंक चीज़ें फिर तब्दील होने लगी। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट बन गया। मैं थिएटर करना मैंने शुरू कर दिया, मैंने स्पोर्ट्स शुरू कर दिया, सारी चीज़ों में मतलब मेरा बहुत ग्रोथ हुआ। आई थिंक दैट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ माई लाइफ। मगर वही है यार कि मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैंने जो कोशिश की थी, उन चीज़ों में मैंने पराजय हासिल की। और जहाँ पर मुझे जो चीज़ जहाँ पर मैं आ गया, वहाँ पर पता चला कि यही तो बेस्ट जगह थी आने की। तो ये हुआ, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की पढ़ाई मैंने की। और उसके बाद फिर जैसे होता है कभी ज़िंदगी में ना कि कोई आपका हाथ पकड़ के रोक रहा है। मुझे नौकरी नहीं मिली एडवर्टाइजिंग में। मैंने बहुत कोशिश की, सबको मिल गई। मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट था अपने क्लास का, लोगों को लगता था कि मैं इस क्लास का बेस्ट कॉपी राइटर हूँ। मुझे नौकरी नहीं मिली। ऐसा 3-4 दफ़ा हुआ है मेरी ज़िंदगी में। तो मैं बड़ी शक की नज़र से देखा करता था ऊपर आसमान की तरफ कि यार ये कोई रोक रहा है मुझे। तो नौकरी नहीं मिली, और फिर जी टीवी में थक हार के मैंने 1500 की नौकरी ले ली, प्रोडक्शन असिस्टेंट के रोल में। और वहाँ जिसने मेरा इंटरव्यू किया था, उसने कहा कि देखो तुम ओवर क्वालिफाइड हो, क्योंकि तुमने इतने सारे थिएटर प्लेज वगैरह किए हुए हैं, तुम्हारे आर्टिकल्स हैं इतनी सारी मैगजीन्स में, बट ये मत समझना कि काम चोरी कर पाओगे। यहाँ तो तुमको बस सामान भर के स्टूडियो से ऑफिस और ऑफिस से स्टूडियो करना है, लेबल करना है। इसको ठीक से नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। जो ओवर क्वालिफाइड लोग होते हैं वो बड़े ख़राब होते हैं। तो ये एडवाइस भी बड़ी इम्पोर्टेंट थी मेरी ज़िंदगी में। खैर ऐसे जी टीवी, उसके बाद फिर क्रेस्ट कम्युनिकेशन में करता रहा। वहाँ फिर वहाँ ये था कि टीवी नई चीज़ थी, मतलब प्राइवेट टीवी। तो ये था कि टीवी शोज़ बनाने के लिए मुझे हायर किया गया। फिर मैंने एक शो को कंसीव किया था जिसका नाम था पुरुष क्षेत्र, जो किरण खेर जिसमें एंकर थी। तो उसको डायरेक्ट करने लगा, और इस तरह से जो है तो मैं मानता हूँ कि थिएटर सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग रही है मेरे लिए। और मैं सबको यही रेकमेंड करता हूँ कि आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म में कुछ भी काम करना चाहते हैं, थिएटर ज़रूर कीजिए। आपने जब ये कहानियाँ कहना शुरू की तो आपके पास इसका कोई तरीका है जांचने का कि ये जो कहानी आप कहने जा रहे हैं, जिसमें पूरी एनर्जी और पैसा और रिसोर्सेज सब लगा रहे हैं, वो क्लिक करेगा नहीं करेगा? उसका कोई पैमाना, कुछ जान पाए आप अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को? बिल्कुल नहीं जान पाया। जानने की कभी कोशिश भी नहीं की। शुरुआत के दिनों में जब ये था कि मेरे पास एक कहानी है, मेरे सामने एक प्रोड्यूसर है, ये चांस है कि मैं कहानी सुनाऊंगा, इसको अगर अच्छी लगेगी तो ये मुझे कोई चांस दे देगा पिक्चर बनाने का या कुछ करने का। मुझे सुनाना था, मैंने सुना दिया। दुनिया की परिस्थिति जाए भाड़ में, चाहे इकोनॉमिक्स की कोई समझ थी नहीं मुझे सिर्फ अपना मंथली पैसा किसी तरह से कमा के सरवाइव करना था। जो दिल में जो आया वो मैं करता गया। क्योंकि मुझे मज़ा आता था, तो फिर मैं मतलब 24 घंटे में से 18 घंटा भी काम करने को तैयार था, 24 घंटा भी काम करने को तैयार था। सोचा नहीं कभी ज़्यादा, और चीज़ें ठीक होती गई। और बस मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मेरे हाथ में होता तो मैं कभी यहाँ नहीं पहुँच पाता। जो मैंने चाहा वो नहीं हो पाया। सीरीज़ ऑफ एक्सीडेंट्स की वजह से मैं यहाँ डायरेक्टर बन गया।
हमको बताइए कि रेख्ता जो रेख्ता फाउंडेशन जो जश्न रेख्ता करता है, शायद आप उसमें शामिल भी हो चुके हैं। ऐसे अगर देखें तो रेख्ता की ये जो कोशिशें काविशें हैं उसको आप कैसे देखते हैं? आप और आपके साथियों पर उसका क्या असर है? रेख्ता को मैं पर्सनली और मेरे जो इर्द गिर्द में जितने भी दोस्त हैं मेरे, जो कि अक्सर राइटर डायरेक्टर्स ही हैं, हम बहुत ज़्यादा मुतासिर और ख़ुश हैं और अपने आप को सोल्जर्स मानते हैं आपके लिए, ताकि जो काम वहाँ रेख्ता में हो रहा है उसको हम आगे बढ़ाएं। बिकॉज़ जिस तरह की डाइवर्सिटी या जिस तरह की इंक्लूसिवनेस आप लाते हैं समाज में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे, और मैं बहुत अच्छे मोमेंट्स मैंने गुजारे हैं रेख्ता में, बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात और उनसे विचार विमर्श करने का, जैसे जावेद साहब हैं। अब मैं बॉम्बे में रहता हूँ, उनसे अक्सर ऐसे भी मिलता हूँ, मगर कभी बातें वो नहीं होती जो रेख्ता के फोरम पे हुई उनके साथ। बहुत सारा कुछ मैंने उनसे सीखा। फिर जैसे एक सेशन मेरा वहाँ हुआ जो मेरा फेवरेट था, जो भगवत गीता पे हुआ। मतलब बहुत मज़ा आता है मुझे जब भी मैं वहाँ जाता हूँ, और मैं तहे दिल से चाहूँगा कि मैं पार्टिसिपेट करूँ, इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ। मतलब हम लोग बहुत उम्मीद की नज़र से रेख्ता की तरफ देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। तो हम लोग बातचीत ख़त्म करें उससे पहले ज़रूर पूछता हूँ कि कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे अभी इस सेटिंग में, और वो सवाल मैंने नहीं पूछा। मतलब अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। जी। मुझे लगता है बात का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कोई चीज़ जो पहले हुई है ना, उसको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नहीं भूल जाना चाहिए। आई थिंक एक आर्टिस्ट्स में एक लगभग एक अज्ञानता सी आ रही है, और वो ना बहुत सुपरफिशियल लेवल पे, आर्टिस्ट ही नहीं सारे लोग बहुत एक सुपरफिशियल लेवल पे चीज़ों को देख रहे हैं। उसकी गहराई में जा कर के कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि भाई दरअसल इसके जर्म्स क्या हैं, या ये क्या कहना चाह रहा है। आई थिंक वी नीड टू, एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री, हमको थोड़ा गहरा उतरना ज़रूरी है, ताकि हम समझ पाएँ कि हम क्या सोच रहे हैं। ये नहीं कि जो बस आ गया टीवी पे हम उसी के साथ लग गए। सो भेड़ की तरह जीना थोड़ा हमें कम करना चाहिए। मैं खुद ये किसी को कह नहीं रहा हूँ, ये मैं खुद को कहता रहता हूँ कि अपना नज़रिया पैदा करो, अपने नज़रिए से चीज़ों को देखो। तो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से इन द एंड।